हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LK सर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत बहुत दिन हो चुका है कर चुके हो। ये नई बात रह नहीं गई है और अभी तब तक हम लोग अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते रहेंगे जब तक कि ये समाप्त नहीं हो जाता इंटर लेवल तक। ठीक, तो पढ़ते पढ़ते हम लोग उसमें वर्ब की शुरुआत पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं और पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ब के प्रकार बताए थे और वर्ब के प्रकार में पहला था फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब में मैंने 4 प्रकार बताए थे जिनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा वर्ब था वो एक्सिलरी वर्ब था। एक्सिलरी वर्ब का डिफिनेशन हो चुका था कि ये टेंस बनाने में सहायता करते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करते हैं। फिर था कि एक्सिलरी वर्ब के प्रकार थे, तो एक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के हुए थे। पहला जो प्रकार था उसका वो था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और जो दूसरा था वो था मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो वहाँ मैंने शॉर्टकट में आपको प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में कितने होते हैं ये तो लिख दिया था और शायद थोड़ा बहुत डिटेल बता भी दिया था। फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है मैंने कितना बताया था और इतना मुझे पता है कि मैंने डिटेल नहीं किया था। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम डिटेल करने वाले हैं। तो जो पहला था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में 3 पार्ट थे। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। कौन कौन से? बी, क्रिया बी, फिर डू और हैव। तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, ये किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का। ठीक, किसका है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का पार्ट था। 2 पार्ट थे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हमको पहला जो था वो था क्रिया बी का रूप। तो यूज ऑफ बी हमको पढ़ना है। तो क्रिया बी के रूप में कितने थे क्रियाएं? इज, आर, एम, वाज, वेयर। ठीक, इज, आर, एम, वाज, वेयर को क्रिया बी का रूप कहते हैं। तो जो क्रिया बी है ना, ये 2 तरह से प्रयोग में आती है। मतलब ये कह लो कि जितने प्राइमरी वर्ब हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है ना, सबका प्रयोग 2 तरह से होता है, सहायक क्रिया के रूप में भी, मुख्य क्रिया के रूप में भी। तो यहां हमने लिख दिया है पहला जो था क्रिया बी का रूप, तो ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार से इसका यूज होता है। पहला यूज सहायक क्रिया के रूप में, दूसरा मुख्य क्रिया के रूप में। अब आपको पता कैसे चलेगा ये सहायक क्रिया का काम कब करेगी, कब मुख्य क्रिया का? तो आप किसी वाक्य में देख लेना, अगर है, हूं, हो, था, थे, थी आदि वाक्य में अकेली प्रयोग हुई हो तब यह मुख्य क्रिया का कार्य करती है। अब इसीलिए मैंने दोनों को साथ लिखा कि अकेली प्रयोग होने का क्या मतलब है। यहां देख लो, जब क्रिया है, हूं, हो, था, थे, थी अकेली ना आकर ता है, ती है, तो हूं, ता, था, ते, थी आदि क्रिया सूचक क्रियाओं के साथ आता है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ अकेली का तात्पर्य क्या है, कि मतलब जब ये सिंगल हो, जैसे यहाँ देख लो एग्जाम्पल, वह भूखी है। इसमें एग्जाम्पल देखो, राम स्कूल जाता है। यहाँ है, आया है, लेकिन साथ में अपने एक क्रिया और लेके आया है, जाता है। जाना भी क्रिया है भी क्रिया है, तो अपने साथ एक क्रिया और लेके आया है। जबकि यहाँ वह भूखी है तो क्रिया है, लेकिन इसके साथ कोई क्रिया नहीं है। यह एक किताब है तो क्रिया है, लेकिन इसके साथ कोई क्रिया नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ है, ही, था, थे, थी क्या है? अकेली है। तो यह मुख्य क्रिया का हुआ। मतलब यहाँ जो इज का प्रयोग हुआ है यह मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ जो इज प्रयोग हुआ है, यहाँ वाज प्रयोग हुआ है, या ता, था, ते, थी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में ऐसा है नहीं। तो अब देखो यहां मिल गया ना, यहां मिल गया। अभी इसको मैंने और डिटेल किया है कि देखो यहां है था तो इज लगा है, लेकिन यहां है तो यहां ना तो इज लगा है, यहां था है तो यहां पर वाज या वेयर नहीं लगा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब यह सहायक क्रिया का काम करेगी तब सिंपली जो सेंटेंस आपको दिखेंगे उसमें इज, वाज, वेयर नहीं लगेगा,
तब बात आती है आखिर कहाँ लगेगा, तो वो टेंस में लगेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने, इज आर एम अगर सहायक क्रिया का काम करेगा तो इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाएगा। अब बात आती है कि इज कौन से सब्जेक्ट के साथ, आर कौन से सब्जेक्ट के साथ, एम कौन से सब्जेक्ट के साथ। तो ये जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो वहाँ डिटेल किया जाएगा। फिलहाल जब यहाँ मिल गया तो बता ही देता हूँ। इज एक वचनकर्ता के साथ। अब एक वचनकर्ता के डिफिनेशन में आपको पता है कि कितने को बोलते हो, क्या बोलते हो, ही सी इट और एक वचन, है ना। तो ही सी इट जोड़ दो, साथ में एक वचनकर्ता जोड़ दो। अगर ऐसा है तो उसके साथ इज प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे और बहुवचन करता है, सॉरी आई नहीं, आई को छोड़ दो, यू वी दे और बहुवचन करता है तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। अगर आई है, केवल आई, तो उसके साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब हुआ सहायक क्रिया के रूप में जब क्रिया बी का प्रयोग होगा तब वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में ही प्रयोग होगा, सिंपल के रूप में नहीं होगा। तो वाज वेयर का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस में, इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। कहाँ होता बता दिए, एक वचन करता है और ही सी इट है तो इज लगाएंगे, बहुवचन करता है या यू वी दे है तो वहाँ आर लगा देंगे, अगर आई है तो उसके साथ एम लगा देंगे। लेकिन यहाँ अगर ही सी इट आई और एक वचन करता है तो वाज लगाते हैं, यू वी दे या बहुवचन करता है तो वहाँ वेयर का प्रयोग करते हैं। जबकि जब ये मुख्य क्रिया का काम करेगा तो वह सेंटेंस बनाएगा। किस किस स्थिति में ये मुख्य क्रिया में प्रयोग होती है, अस्तित्व, पहचान या होने की स्थिति बताने के लिए। तो देखो, ही इज ए टीचर, है ना, दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं, अस्तित्व बता रहे, पहचान बता रहे या होने की स्थिति बता रहे। ठीक। दूसरा कहाँ कर सकते हैं, स्थान का वर्णन करने के लिए, जैसे योर फोन इज ऑन द टेबल, मतलब आपका फोन, योर फोन माने आपका फोन, इज माने है ऑन द टेबल, माने मेज पे स्थान बता दिया कि आपके फोन की स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है। तो अगर क्रिया भी मुख्य क्रिया के रूप में होगी तो उसकी अवस्था ऐसी होगी, अगर क्रिया भी सहायक क्रिया का काम करेगी तो वो इस रूप में प्रयोग होगी। ठीक है। तो ये क्रिया बी का आपने डिटेल किया। अब हम लोग क्रिया डू का डिटेल करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए, तो क्रिया बी का रूप हमने पढ़ लिया। अब है यूज ऑफ डू, क्रिया डू का रूप। और क्रिया डू के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, डू, डज, डिड। तो यहाँ इसके भी दो रूप होते हैं, सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में। तो यहाँ से पहले समझना शुरू करते हैं कि अगर जो डू है वो अगर मुख्य क्रिया का काम करेगा तो इसका हिंदी अर्थ जब आप निकालोगे ना तो करना होगा। मतलब अगर किसी वाक्य में डू है तो कैसे पता करेंगे ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है या सहायक क्रिया के रूप में। अगर उसका अर्थ करना या करता या कर मतलब करने से रिलेटेड निकलेगा तो आप समझ जाना कि वो मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है। अगर कोई अन्य अर्थ देगा तो वो सहायक क्रिया के रूप में यूज हुआ है। एग्जाम्पल देख लो, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं अपना गृह कार्य प्रतिदिन करता। अब दो नोट से इसको समझना है कि डू का एक वचन रूप डज होता है। मतलब अगर एक वचन में हमें यूज करना हो डू को तो हम वहां डू नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, डज लिख देते हैं। और डू का पास्ट रूप डिड है, अर्थात अगर हम डू को पास्ट रूप में ले जाना हो तो वहां हम डू नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, डिड लिख देते हैं। अब यहां आप समझोगे तो क्लियर होगा। अब सहायक क्रिया के रूप में देख लो, बताया डू डज का प्रयोग अगर सहायक क्रिया के रूप में होगा तो प्रेजेंट टेंस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। अब यहां समझो, यहां जो डू लगा था तो अर्थ करता हूं दिया था, यहां देख लो पढ़ना, मतलब वहां करना था, यहां पढ़ना है। ठीक। दूसरे में देख लो, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं, फिर से वहां करना था, यहां पढ़ना है। ठीक।
अब इसका पास्ट रूप देख लो, डू का पास्ट रूप डिड होता है, तो जब डिड होता है तो जब इसका प्रेजेंट रूप जो था एक वचन रूप डज था वो प्रेजेंट में यूज हुआ, तो डिड कहाँ यूज होगा, पास्ट में यूज होगा। तो डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मतलब जिस चीज के लिए डू और डज का प्रयोग होता है उसी चीज के लिए डिड का प्रयोग होता है। अंतर दोनों में इतना है कि वो प्रेजेंट में होता है और ये पास्ट में होता है। ठीक, तो डिड यू रीड, क्या तुम पढ़ते थे। क्लियर हो गया, तो इसे नोट कर लो, फिर है। चलिए, तो अब आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का अंतिम रूप जो होता है क्रिया हैव। ठीक, तो यूज ऑफ हैव के अंतर्गत क्या आते हैं, हैज, हैव, हैड आते हैं। यहाँ भी आपको क्या करना है, मुख्य क्रिया से ही समझना है, इसके मुख्य क्रिया के रूप से समझना है कि क्रिया हैव का अर्थ रखना या पास होना होता है। जब इस क्रिया का अर्थ किसी वस्तु को अधिकार में रखना हो तो यह मुख्य क्रिया का कार्य करती है। ठीक, आई हैव 3 पेन्स। तो जब ये किसी मतलब यह क्रिया अर्थात हैज, हैव, हैड में से जब आप इसका प्रयोग क्या करते हो कि किसी वस्तु को अधिकार में रखने के लिए इसका उपयोग करते हो, तब यह मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग करती है। और अगर इसके अलावा अन्य प्रयोग में हुआ होगा तो यह सहायक क्रिया की तरह प्रयोग करती है। तो सहायक क्रिया का प्रयोग देख लो, इसका क्या है, क्या अगर हैज, हैव है तो इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। जैसे ही हैज टेकन हिज फूड, उसने अपना खाना खा लिया है। ठीक, अब देखो यहाँ क्या था, आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 कलम है। पास होना हो गया ना। ठीक, या ऐसा भी बोल सकते हैं मैं 3 कलम रखता हूं, मतलब इन 3 कलमों पे मेरा अधिकार हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, उसने अपना खाना खा लिया। देखो यहाँ अधिकार नहीं प्रकट हो रहा है, तो अधिकार नहीं प्रकट होगा तो वो सहायक क्रिया होगी, अधिकार प्रकट करेगा तो मुख्य क्रिया होगी। ठीक, अब देख लो यहाँ एक नोट है जो आपको ध्यान देना है, क्या कि अगर यदि हैज, हैव, हैड से जोर या दबाव दिखाना हो, मतलब नेसेसिटी दिखानी हो किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर, तब हमको क्या करना होता है, तो हमको इनके साथ टू का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। अधिकतर समझ लो आप कि अगर ये नेसेसिटी दिखाता है तो पड़ा शब्द आता है, पड़ा या पढ़ता था, ऐसा कुछ। तो ही हैज टू रीच द मीटिंग इन टाइम, उसे मीटिंग में समय से पहुंचना पड़ा। ठीक, तो इसमें पड़ा शब्द आ जाता है। अब अभी हमने आपको 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखाए थे, लेकिन कुछ जो अंग्रेजी के विद्वान हैं वो क्या करते हैं, उनका कहना है कि हैज टू, हैव टू, हैड टू भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अगर ऐसा होगा तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, अगर नहीं है तो यहाँ आपको मैंने लिखवाई दिया है। तो इस प्रकार से हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को अब डिटेल में समाप्त कर लिया, उसके यूजेज जो थे वो समाप्त कर लिया। अब जो दूसरा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके प्रयोग को हमें पढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लो।